कहाँ पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है ना, यहाँ पड़ता है। तो यहाँ चलने वाला साइक्लोन की डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होकर चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा ना, घड़ी ऐसे घूमती है, ये कैसे घूमेगा? ऐसे ऐसे घूमेगा। अब ये बे ऑफ बंगाल है, साइक्लोन यहाँ बना, कैसे घूम रहा है? ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम के आगे को बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? तो आगे को बढ़ेगा, इसीलिए इसका रास्ता यहाँ रहेगा। तो जो मोचा साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल में आएगा, जो इसको प्रभावित करेगा। कौन कौन से तटों को प्रभावित कर सकता है? मुख्य रूप से उड़ीसा और कुछ मात्र उड़ीसा, बंगाल और साथ में कुछ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसे ही अभी रिसेंटली भारत में लिथियम के भंडार मिले हैं। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। ये क्या है? जम्मू कश्मीर क्या है? स्टेट है? क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। और ये जो भंडार के खोजने का काम करता है वो कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भंडार वगैरह देखने का काम करती है। ये रिसेंटली जो करंट में प्रोसेस चल रहा है ना, उसी की बात कर रहे हैं। अभी पीछे एक इंसिडेंट घटा था ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लैंडस्लाइड वाला। कहाँ हुआ था? जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? चमोली जिला। ठीक है। यहाँ जो घटना घटी वो क्या घटी? और हाँ, एक चीज हो, यही बातें पूछी जाती है। देखो, जोशीमठ पता सबको, उत्तराखंड सबको पता, जिला कौन सा यहाँ अटक गया। अब पूछा जाएगा कि कौन से सिस्मिक जोन में आता है, तो पहले पता होना चाहिए कि सिस्मिक जोन होते कितने में आता है? 5वें में आता है। ठीक है, यही सवाल बनते हैं। सवाल क्या दे देगा? ऑब्जेक्टिव में देगा निम्नलिखित कूटों में से कौन सा कूट सही है, दे देगा। चमोली चौथे सिस्मिक जोन में आता है, दे देगा। वो जोशीमठ इसमें आता है चौथे में, दे देगा। जोशीमठ जो है वो आपका उसमें पिथौरागढ़ में आता है ना। फिर दे देगा कि जोशीमठ जो है वहां पर भूकंप आया था। निम्नलिखित में से कौन कौन सा सही है? क्या सही होगा? 1 2 3 तीनों सही है। कौन कौन से पॉइंट सही है? 3 पॉइंट मैंने बोले, कौन कौन से सही है? 3। अभी तो बताया यार ना मैंने। यहाँ क्या बताया? यहाँ क्या हुआ? लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड हुआ तो उसका कारण भूकंप नहीं है। यहाँ सिस्मिक जोन 5 में जरूर आता है, लेकिन लैंडस्लाइड का कारण भूकंप नहीं था। लैंडस्लाइड वहां हो गया है ना। लैंडस्लाइड तो समझते हैं ना सब, भूस्खलन समझते हैं ना। तो ये 5वें सिस्मिक जोन में आता है। सिस्मिक जोन का मतलब है कि यहाँ कभी भी भूकंप बहुत तेज वाला आ सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है? पूरा जो ये जोशीमठ का एरिया है ये धस सकता है, नष्ट हो सकता है ना। तो इसीलिए ये चर्चा में था ज्योग्राफी में, करंट में।
ठीक है। मानसून जो आता है उसके कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है, शुष्क रहता है। उत्तर पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून चलेगा तमिलनाडु में वर्षा करेगा नहीं करेगा। उच्च न्यायालय के दक्षिण पश्चिम मानसून जो है तमिलनाडु में वर्षा नहीं, तमिलनाडु में शुष्क का कारण है, ये गलत होना चाहिए, इनको सही नहीं कर रहा है। नहीं वहाँ मतलब क्या, हाँ दोबारा से बोलो एक बार। जैसे मतलब उच्च न्यायालय के दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण तमिलनाडु का शुष्क रहता है, हाँ लेकिन ये दूसरे स्टेट में गलत है। नहीं सही, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही वर्षा होती है। नहीं सही है ये। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है, उनका ये कहना था। ये पुट सही था, है ना, ये पुट सही था ना उनका, आपके अनुसार। आप कह रहे हैं कि गलत होना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, आप ये कह रहे हैं ये दक्षिण पश्चिम मानसून आया, ये तमिलनाडु का तट है, ये वाला हिस्सा, इतना वाला हिस्सा ये तमिलनाडु का है। तो आप कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि इस दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ये तट जो है शुष्क रहता है, पुट नंबर 1। क्या ये सही है? तो आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं था, है ना। वो जो उसमें है वो सही है। क्यों? क्योंकि जो मानसून जा रहा है सबसे पहले मानसून की एंट्री कहाँ होती है? केरला में होती है ना, केरला के तट को होती है, यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करता है। इसके केरला के तट के इधर अपोजिट में यहाँ मानसून की हवाएं नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण वहां पर जो एरिया है वो कैसा रहता है? शुष्क रहता है। ठीक है, इसी को उन्होंने उठाया और इसी बात को उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, उन्होंने उसको कारण बना दिया कि उसके कारण वहां पर शुष्क रहता है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून खुद ही वहां नहीं जाता है, क्योंकि कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश में वो पड़ जाता है, इस वजह से वहां पर तट वो एरिया जो है शुष्क बना रहता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? और कोई सवाल है? यही था, पीसीएस में आया था क्या? दिया था पेपर है? दिया था आपने भी? ठीक है, जोशीमठ का अब एक क्या है ये निशान, इसमें इतनी डाल दी है कि बाहर निकल के आ रही है। ये अभी रिसेंटली छोड़ा गया एक ज्योग्राफिकल स्टडी के लिए छोड़ा गया एक सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट है जो जम्मू एंड कश्मीर में सिस्मिक जोन 5 में आने वाले एरिया, तो सिस्मिक जोन 5 में आने वाले एरिया हैं, यानी कि भूकंप के क्षेत्र हैं, उनका अध्ययन करेगा, उनका एनालिटिक विश्लेषण करेगा, ताकि ये पता लग सके कि भविष्य में वहाँ पर कब भूकंप आएगा, ताकि वहाँ लोगों को पहले ही सचेत कर दिया जाए, बचा लिया जाए। क्यों? क्योंकि अभी जैसे टर्की में भूकंप आया था तो हम बचा नहीं पाए लोगों को, वहाँ 50,000 जो सरकार ने आंकड़े दिए थे, जबकि मरे होंगे 1 लाख के आसपास। तो ऐसे ही कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए, आपदा ना आ जाए, इसीलिए सैटेलाइट को छोड़ा जाए। ठीक है, मिसाल इंडोनेशिया की नई कैपिटल पता है क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता से चेंज हो गई है ना, क्या हो गई है?
नुसंतारा कौन से द्वीप पे है? जावा पे या बोर्नियो पे? बोर्नियो पे। ठीक है, लिख लेना इसको। लैंडस्लाइड एटलस जारी की है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। लैंडस्लाइड एटलस, इस एटलस में क्या दिखाया गया होगा? इस एटलस में दिखाया गया है कि पूरे भारत में कहां कहां पर कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहां लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, उनको एक मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया इस एटलस में। ठीक है, तो ये अपने आप में भारत की पहली एटलस है इस तरीके की जिसमें लैंडस्लाइड के एरिया को एक मानचित्र का रूप दिया गया है। एक नाम सुना होगा आपने, अफ्रीका ग्रेट रिफ्ट वैली, नाम सुना है? कहाँ है? अफ्रीका की कहाँ है? अफ्रीका देखा है ना सबने? इस तरीके से है ना, कुछ कुछ कहाँ है? रिफ्ट वैली कहाँ है अफ्रीका? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? यानी कि एटलस का अध्ययन नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते ना। अरे मैप में अफ्रीका में रिफ्ट वैली कहाँ है? पूरब में, यहाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और इधर रेड सी तक, ये सब ये रिफ्ट वैली के अंतर्गत आता है। लाल सी तक सब ये रिफ्ट वैली के अंतर्गत आता है। हाँ, बहुत सारे लेक्स हैं। ये सवाल पूछते हैं आईएएस में, लेकों के क्रमलक वाले का ऊपर से लेके नीचे तक की कौन कौन सी लेक्स हैं जो रिफ्ट वैली में आती हैं और कौन कौन सी लेक ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली में नहीं आती हैं, है ना? तो रिफ्ट वैली कैसे बनती है? क्या रिफ्ट वैली का निर्माण कैसे होता है? कोई एक ऐसा स्थल है, ये एक स्थल है, इस स्थल में क्या हुआ, क्रैक पड़ गया बीच में। क्रैक पड़ने से या तो ये ऊपर को उठ जाए तो, या फिर ये नीचे को धंस जाए, तब क्या हो जाएगी? रिफ्ट वैली बन जाएगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनेगी। दो तरीके हैं, या तो ऊपर उठ जाए तब एक नीचे हिस्सा गहरा हो जाएगा बीच वाला, या फिर बीच वाला ही नीचे को चला जाए तब बन जाएगी। तो रिफ्ट वैली जब बनेगी तो ऐसी ही पूरी अफ्रीका में ये यहाँ से टूटा हुआ है। और आप लोग जानते होंगे कि भारत भी पहले यहाँ लगा हुआ था, जब इंडियन इतिहास पढ़ते हो गए, भारत भी यहाँ लगा हुआ था। भारत भी यहाँ से टूट के इधर को गया, है ना? तो उसी टाइम पर ही ये क्रैक बन गया था, ये क्रैक बन गया था। यानी कि अफ्रीका अपने आप में पूर्वी और पश्चिमी दो पार्ट में भी डिवाइड कभी भी हो सकता है। और इस वर्तमान समय में अभी रिसेंटली आया है रिसर्च की, अफ्रीका की जो पूर्वी रिफ्ट वैली है और पश्चिमी रिफ्ट वैली है, दोनों ये पार्ट है, इन दोनों में काफ़ी गैप बढ़ गया है और ये दोनों अलग हो सकते हैं आने वाले भविष्य में। ठीक है, ये नया रिसर्च आया है। तो आपसे सवाल इस पर क्या बन सकता है? सवाल बन सकता है कि निम्नलिखित कौन से महाद्वीप दो भागों में विभाजित होने की संभावनाएं दर्शाई जा रही हैं? तो हम बता देंगे रिफ्ट वैली अफ्रीका में। ठीक है, और एक आपकी जानकारी के लिए और बताऊं, भारत को देखा ही होगा सबने। तो जब भारत को जब देखते हो तो ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ कौन सी दो नदियाँ बहती हैं?
नर्मदा और तापी, ये कौन सी, ये भी रिफ्ट वैली के अंतर्गत रहती हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है भारत भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इस नर्मदा और तापी नदी के बीच में से दो भागों में बट जाएगा, ये भी रिफ्ट वैली के अंतर्गत है। ठीक है, तो घूमते रहना, फिर तुम तो चले जाओगे ऊपर हिमालय पे और नीचे वाले चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, है ना, कि हम कहाँ हैं। ये तो करंट के टॉपिक थे छोटे छोटे जो मुझे पता लगे थे, अभी मैंने जानकारी ली थी इनके बारे में। रात में 11 बजे फोन आया था कि करंट ज्योग्राफी पढ़ाना है, तो सब बूढ़े हमने कि चलो कुछ देख लेते हैं क्या चल रहा है। अब इसके अलावा करंट के इशू जो आपके मेंस में, जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले में आते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको जानने हैं और साथ ही लिखने हैं। ये तो आपको छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको लिखते रहना है, बोलता रहूँगा, लिखते भी रहना, ठीक है। इंडिया वाला पार्ट हमने बताया था कि इंडिया में नीचे वाला है, उसको संरक्षण हो रहा है तो पूरे साल हो जाएगा, वो तो उसी में टक्कर मारना है। फिर इंडिया का जो आपने माध्यमिक बात बताया है, प्राइवेट बात, वो तो हिमालय में सर संरक्षण की तरफ हो रहा है ना, वो तो ऊपर बनना है, तो अलग कैसे हो जाएगा, तो अलग होने के अवसर होना चाहिए ना, किसी की जो अवसर होना चाहिए वो अलग होगा। ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट है। तो ये दोनों कैसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो जा रहे हैं ना, जो आप बता रहे हो नीचे वाला नहीं। सुनो मेरी बात सुन लो पहले। ये हिमालय था, ये इंडिया था, ये टूट के चला पूरा ऊपर को, ऊपर को चलने के बाद ये वाला हिस्सा क्या हुआ, टकराया इससे, ये वाला कंडीशन जो ये क्या है, अभिसरण है, ये वाली कंडीशन अभिसरण है, जहाँ हिमालय बना, है ना। अब ये बीच में से खुद ही टूट गया, नीचे वाला हिस्सा खुद ही टूट गया। कोई प्लेट है, कोई ये प्लेट है, जो आप लोग जानते भी है, मान लो कि यहाँ से किसी कारण से ये टूटी, दो पार्ट में डिवाइड हुई, तो ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। हमेशा प्लेट टूटने के बाद उसके मूवमेंट डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है ना। वहाँ अभिसरण नहीं होगा, अपसरण होगा। अभिसरण वहाँ होगा जहाँ किसी जाकर के दूसरी जगह से टकराएगी। अब ये क्योंकि ब्रेक हो गई है, तो ब्रेक होने के कारण इसकी डायरेक्शन इधर है, इधर होने की वजह से इन दोनों में क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। वो तो ऊपर जा ही रही है, वो तो जा ही रही थी, ब्रेक तो ये हुई ना, बात समझे। अभिसरण उसका हो रहा है ना कि इसका हो रहा है। ये तो बीच में से अलग होगी, जिस दिन पूरी अलग हो जाएगी तो भाग जाएगी, ठीक है। और अभी यहाँ तक प्लेट से याद आ गया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो प्लेट्स हैं उनका फिर से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स थी, कितनी थी, मेजर प्लेट कितनी थी, कितनी थी, 7 प्लेट थी, ठीक है। मेजर कितनी थी, 7। अब इनको 7 की जगह 15 मेजर प्लेट कर दिया है। कितनी, 15 मेजर प्लेट कर दिया है। यानी कि अभी इसका मैप भी है, मैप यहाँ दिखाया नहीं जा सकता है। उस मैप में देखेंगे तो जो प्लेट्स पहले छोटी प्लेटों में आती थी, जिनको गौण प्लेट कहते थे, उनको अब परमानेंट एक बड़ी प्लेट के रूप में दर्शाया गया, ठीक है। तो अब जब ये बात आएगी तो उनके भी नाम लिखिए लो, देखो टेक्टोनिक आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को 15 मुख्य प्लेटों में विभाजित किया गया है।
मुख्य प्लेटों में विभाजित किया गया है। 15 के 15 नाम लिखवाऊंगा, याद कर लेना इनको। लोकेशन भी देख लेना अपने आप से एटलस में। टेक्टोनिक आधार पर पृथ्वी को 15 मुख्य प्लेटों में विभाजित किया गया है। प्लेट का मतलब समझते हैं ना, वो खाने वाली प्लेट की बात नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी जो टूटी हुई है उस प्लेट की बात कर रहे हैं। नंबर 1 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 2 अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक। नंबर 3 अरेबियन प्लेट, नंबर 4 ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नंबर 5 कैरेबियन, कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन प्लेट कहाँ है? कैरेबियन सी वाला जो एरिया है, जो वेस्ट इंडीज वाला एरिया है वहाँ। नंबर 6 कोकस, कोकस प्लेट। नंबर 7 यूरेशियन प्लेट। नंबर 8 इंडियन प्लेट। कोकस वाला है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पीछे वाला हिस्सा है, रॉकी माउंटेन वाला जो एरिया है, उस वाले एरिया में। नंबर 9 जुआन डी फुका, ये भी उसी एरिया के आसपास में जुआन डी फुका। नंबर 10 नाजका प्लेट, नाजका। नंबर अगला नॉर्थ अमेरिका प्लेट, नंबर 11 है ये। नंबर 12 पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ये फोकस है इधर और ये नाजका। अगला फिलीपींस लिखा दिया क्या? फिलीपींस प्लेट, और अगला स्कोटिया प्लेट, स्कोटिया प्लेट। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये स्कोटिया का है, और ये यहाँ पर जुआन डी फुका है। नंबर अगला साउथ अमेरिका प्लेट। 15 हो गई? अब देखो, बड़ी बड़ी तो सब जानते ही हैं, सवाल किस पे बनता है? ये मैप दे देगा ये ग्राफ है,
इस तरीके से निशान लगा देगा, 1 2 3 4, इधर दे देगा इनके नाम, निम्नलिखित को मैच कीजिए, कौन सी प्लेट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ज्वाइंटिफ का ऊपर, फोकस, नाचका, स्कोटिया, यानी कि 2 प्लेटें इस वाले में हैं, 2 प्लेटें इस वाले में हैं। ठीक है, टोटल कितनी प्लेट? 15। नाम याद रखोगे? ठीक। अपना जो कोलकाता का पोर्ट है, अभी रिसेंटली उसका नाम चेंज किया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? कोलकाता पोर्ट का क्या नाम कर दिया गया है? लिख लो। जैसे इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज, तो सबको पता है। ऐसे ही ये नाम भी याद रखिए। कोलकाता का नाम अब नया कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सिद्धवे पोर्ट ये म्यांमार और इंडिया दोनों के उससे एक पोर्ट डेवलप किया जा गया है बंगाल की खाड़ी की एरिया में, तो उसका नाम है सिद्धवे पोर्ट। ठीक है। और जो कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट भी यहाँ पर आसपास नहीं है, कोलकाता पोर्ट के छोटे पोर्ट के रूप में ये काम करेगा। ठीक है। जैसे मुंबई का, जब मुंबई में ज़्यादा बोझ हो जाता है तो उसका बोझ हल्का करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना, उसको बनाया गया है। यानी कि वहाँ ज़्यादा अगर शिप आ जाते हैं तो उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही ये कोलकाता का जब ज़्यादा भार होगा तो इसका काम करेगा, यहाँ पर अपना सामान लगा सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में सुना है नाम? ग्रीन बॉन्ड, हाँ, ऐसा ऐसे इसमें पैसा लगाना जो पर्यावरण के लिए और कोई पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो उसी को देखते हुए ग्रीन बॉन्ड करेंगे, यानी कि हर देश एक निर्धारित कर दिया गया कि कितना प्रदूषण ग्रीन बॉन्ड करेगा। अगर उसे कम करता है तो ग्रीन बॉन्ड के रूप में अन्य देशों को भेज सकता है। ठीक। ग्रीन बॉन्ड क्या है? लिखित एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट क्या है? मान लीजिए कि इस तरीके से ये है यूएसए। यूएसए को हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने क्या रखा है कि आप जो है 50 किलो की ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर सकते हैं, और इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा होगी कि ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस 50 किलो से ज़्यादा कर पा रहा है। तो ये क्या करेगा? ऐसे देशों के पास जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है। यानी कि उनको दे दिया कि भाई देखो, जैसे मान लीजिए कि फालतू का जो देश होगा, जैसे मॉरिशस है, ठीक है, मॉरिशस है, इसने क्या किया, हमारे पास 100 किलो का ग्रीन बॉन्ड है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करेगा, भाई इसके पास ग्रीन बॉन्ड है, तो क्या करेगा, इससे ले लेगा, इसको 20 वोट चाहिए थे, इससे ले लेगा कि हमको 20 रुपया दे दो। तो तुम्हारा जो इससे ग्रीन बॉन्ड लेगा उसको क्या मिला, उसको पैसा मिल गया, और उसका जो उसने अधिक उत्सर्जन किया था वो बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि इसने नहीं किया था, इसने अपने बचा कर रखा था, उसने अपना उसे दे दिया। उसको करना था खर्च, लेकिन वो नहीं कर पाया, उसने बचा कर रखा, उसने उसको दे दिया। तो इससे क्या हुआ, एक संतुलन बन गया। दूसरे देश को जिसने की ग्रीन एनर्जी पे काम किया, अपने यहाँ कार्बन का कम उत्सर्जन किया, उसको पैसा भी मिल गया और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं हुआ। दोनों तरीके का फायदा हुआ।
तो ये ग्रीन बोर्ड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आजकल ये समझिए कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ब्रॉड टॉपिक हो चुका है आज के टाइम में, है ना। आप लोग देख ही रहे होंगे वर्तमान समय में कि हर चीज़ परिवर्तित हो चुकी है, तो हो रही है। जैसे अभी पिछले 15 दिन पहले पहुंच जाइए तो यहाँ ठंड का अनुभव किया जा रहा था। इसमें मई के महीने में भी इतना ठंडा आज तक नहीं हुआ, लेकिन इस बार अनुभव किया गया ना। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हो गया ऐसा? मॉनसून साइकिल चेंज मॉनसून तो साइकिल चेंज हुई है, उसके साथ साथ पूरा जो अपना एक क्लाइमेटिक सिस्टम है उसमें परिवर्तन हो गया है। आपने नाम सुना होगा वेस्टर्न अपदाब का नाम, पश्चिमी विक्षोभ का नाम सुना होगा, सुना है? कब चलते हैं? सामान्य तौर पर फरवरी में चलते हैं, जनवरी फरवरी में। कहाँ से चलते हैं? भूमध्य सागर से चलते हैं। भूमध्य सागर से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं अंदर हिमालय के ऊपर आते हैं भारत में, हिमालय के। अब ये हिमालय पे हमारी कौन सी चलती है? यहाँ पे जेट स्ट्रीम चलती है, वहाँ से जेट स्ट्रीम होकर गुजरती है। वो जेट स्ट्रीम जैसे ही हमारी जो ये क्या कहते हैं इसको ITCZ जैसे ही नीचे हटती है, तो ये जो जेट स्ट्रीम ऊपर चल रही थी वो नीचे आ जाती है। उसके साथ साथ वो फ्रंट जो है भारत में एंटर कर जाते हैं, है ना। ये उस समय की कंडीशन होती है, कब की? जनवरी फरवरी की। अब ये कंडीशन इस बार मई में, अप्रैल और मई में भी देखने को मिली, जिस कारण जो ठंड का अनुभव हम इस समय करते थे और जो बारिश होती थी इनसे हल्की फुल्की, वो बारिश का अनुभव हमें यहाँ करना मिल गया भारत में। ये एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये किस वजह से संभव हो पाया? ये इस वजह से संभव हो पाया कि हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनमें चेंज हुए। तो इतना बड़ा मुद्दा क्लाइमेट का है कि क्लाइमेट से अगर ज्योग्राफी का रिलेटेड कर दिया जाए तो पूरा ज्योग्राफी उसी में समाहित हो जाएगा, है ना। आज के टाइम में आप देखते होंगे, किसी भी एग्जाम में देखते होंगे तो एनवायरनमेंट के सवाल ज़्यादा मिलते होंगे। कोई भी कंपटीशन देते होंगे एनवायरनमेंट के सवाल ज़्यादा मिलता होगा। क्यों? क्योंकि वही करंट समय में सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, तो ये ऐसे ही भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चल रहा है। क्या चल रहा है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इस हाइड्रोजन मिशन में क्या करना है? ये 2030 तक का लक्ष्य है कि हमें अपने जो हम ग्रीन एनर्जी का उत्सर्जन कर रहे हैं उसको बढ़ाना है, और जितना भी फॉसिल फ्यूल पे हम चल रहे हैं उसको कम कर देना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वो सब आप नोट कर लीजिए। हेडिंग डालें 30, ये हाइड्रोजन वाले का 30 है। ठीक है, वो दूसरा है जो 70 वाली बात कर रहे हैं वो बताऊंगा अभी। पहले नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय वो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में 2070 तक कमी लानी है, दो अलग है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मुख्य विशेषताएं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, इसके लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 2, प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन, कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन
हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। नंबर 2, जीवाश्म ईंधन के आयात में, जीवाश्म ईंधन के आयात में $1,00,000 करोड़ से अधिक की 1,00,000 करोड़ से अधिक की संचयी कमी करना तथा 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन करना, 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन करना इसके अंतर्गत। नेक्स्ट इसी का पॉइंट, अक्षय ऊर्जा। अक्षय तो ऊर्जा समझते हैं ना क्या होती है? अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट, 125 गीगावाट की वृद्धि और वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 50 मिलियन मीट्रिक टन, 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी करना। ठीक है, अगला पॉइंट इसी का, नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का संचयी मूल्य वर्ष 2030 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 340 बिलियन डॉलर हो जाएगा। 340 बिलियन डॉलर हो जाएगा। अगला पॉइंट, 2050 तक CO2 के उत्सर्जन में 3.6 गीगाटन की कमी आएगी। भारत में जो 2030 तक, भारत में 2030 तक के लिए प्लान तैयार किया गया है किसका? एनर्जी को लेकर। उस एनर्जी में
अभी जितना रिसेंट में हमारा चल रहा है एनर्जी का परसेंटेज जिसका, उसमें क्या क्या परिवर्तन प्रस्तावित है, इतने की कैपेसिटी हमें अपने अंदर पैदा करनी है, तो उसको आप जान लीजिए। ये कौन सा डायग्राम है? आई 2029-30 के लिए है ये ऊर्जा क्षमता। मैं इन खानों की नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप भी ऐसे ही नंबर लिख लीजिए, 1 2 3, इस तरीके से नंबर लिख लीजिए। इसका क्या मतलब है, बना दिया ये? एक नंबर ठीक है, आगे डैश लगा के लिख लें, बायोमास। बायोमास एनर्जी समझते हैं? कौन कौन नहीं समझता बायोमास एनर्जी? नहीं समझते। नंबर 2 हाइड्रो पावर। नंबर 2 जो 7.46% वाला हाइड्रो पावर। नंबर 3 स्मॉल हाइड्रो पावर। दोनों में क्या अंतर है? बड़े हाइड्रोजन पावर छोटे क्या होते हैं? क्यों, कौन बताएगा? स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, इन दोनों में क्या अंतर है? छोटे बड़े मान छोटे बड़े वो तो नाम से ही है, जल विद्युत शक्ति है। अंतर क्या है जैसे? सर ये बड़ी रिवर्स हाँ चलो अभी मैं सबको बताऊंगा बाद में, सुन लो।
नेक्स्ट है पीएसपी। नेक्स्ट है कोल प्लस लिग्नाइट। लिग्नाइट कोल तथा लिग्नाइट, इस तरीके से। नंबर 6 है गैस। नंबर 7 है न्यूक्लियर एनर्जी। नंबर 8 है सोलर एनर्जी। और नंबर 9 है विंड एनर्जी। हो गया। अब ये हमारा 2030 का ही प्रोजेक्ट हमने किया हुआ है। अब इसमें हम जो बढ़ा रहे हैं, एक तो ये कौन सी वाली एनर्जी है, सोलर, और दूसरा ये विंड। ये क्या है, ये दोनों की परसेंटेज में हमने बहुत ज्यादा वृद्धि का लक्ष्य रखा हुआ है ना। वर्तमान समय में ये और ये बहुत ज्यादा है। इन और दोनों कैसे, ये तो हाइडल वाला है ना, और ये फॉसिल फ्यूल वाला है। इसको हमें कम करना है अगर हमें ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना है। अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो इसको कम करना है। ये कम हो जाएगा, बल्कि ये कम कितना, इस समय करंट में कितना चल रहा है, ये लगभग 50-55 के आसपास चल रहा है ना। पहले तो ये 70% तक था, घट घटा के 55-56 पे आया है ना। इसको कम कर देंगे तो ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें दो सवाल आए, एक तो बायोमास एनर्जी। कौन बताना चाहेगा बायोमास एनर्जी क्या होती है? जो एक तो वही गोबर गैस का संयंत्र देखे हैं, उनसे जो गैस बनती है वो बायोगैस, या ऐसे प्लांट को डेवलप करना जहाँ सड़ा गला कूड़ा कचरा करकट डाल के उससे जो गैसेस बनती हैं, उन गैसेस का एनर्जी में तब्दील करके जो एनर्जी मिलेगी वो बायोगैस एनर्जी हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा था हाइड्रो पावर और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। इनमें क्या अंतर है? कोई नहीं बता पाया, बताना चाहिए था, बिल्कुल बेसिक से था। जो हाइड्रो पावर होते हैं प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीपर्पज। और जो हाइडल प्लांट स्मॉल होते हैं वो होते हैं सिंगल पर्पज। बस इतना ही तो बेसिक अंतर था। मल्टीपर्पज यानी कि केवल ना हम वहाँ विद्युत पैदा नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पर्यावरण को पर्यटन भी कर रहे हैं, हम वहाँ बाढ़ नियंत्रण भी कर रहे हैं, हम वहाँ सूखे से भी बचाने का काम कर रहे हैं, पेयजल भी उपलब्ध करा रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं। एक साथ कई कार्य ले रहे हैं, तो वो बड़े में आएगा। स्मॉल वाले का काम एक ही होगा, क्या, बिजली पैदा करना। छोटे छोटे बना देते हैं। ठीक है, ये अंतर है। इसके बाद आता है सर, ये इसमें पीएसपी लिखा है। हाँ, पीएसपी की फुल फॉर्म लिख लूं, पंप स्टोरेज प्लांट। पंप स्टोरेज प्लांट ये बेसिकली जो आपकी नवीकरणीय एनर्जी है उसका एक पार्ट है ना। बेसिकली ये कहाँ होगी, जहाँ पानी ज़्यादा, किसी जगह पे जो झील है, कोई तालाब है,
कोई बैकलैंड है जहाँ पानी ज़्यादा है, उस पानी का यूज हम पंप के माध्यम से करेंगे, निकालेंगे और उसको किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में से छोड़ेंगे। तो उस तरीके से जब करेंगे तो उससे जो एनर्जी उत्पन्न होगी, अभी फिलहाल करंट में तो बहुत कम ही है, इसका परसेंटेज मिलता है भी नहीं, है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद अपना एक नया लिखिए, एक नया हेडफोन लिख लीजिए, कार्बन तथा सर ये विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी नहीं जानते, पवन ऊर्जा, समझ गए, बड़ी जल्दी समझ गए। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि विंड एनर्जी का एक नया आकलन किया जा रहा है। अभी आपने विंड टरबाइन देखे होंगे, सब खासकर समुद्र के किनारे पर या रेगिस्तानी वाली क्षेत्रों में लगे होते हैं, इस तरीके से विंड टरबाइन लगे होते हैं, देखते बड़े बड़े पंखे होते हैं, चलते हैं, उनके चलने से मौसम से जो एनर्जी पैदा होती है वो विंड एनर्जी। आज ही ये मैं कल में पढ़ रहा था तो उसमें ये वो आकलन लगा रहे हैं, एक सामान्य तौर पर ये 50 मीटर तक का होता है, उन्होंने 300 मीटर ऊपर तक के ऊंचाई तक के टावर बनाए और 300 मीटर की ऊंचाई पर इसकी स्थापना करने की जांच कर रहे हैं कि अगर हम वहाँ लगा दें वो ऊंचाई पर तो हवा ऊंचाई पे क्या चलती है, ज़्यादा तेज चलती है, तो ज़्यादा तेज चलेगी तो हो सकता है एनर्जी का जो हमें रेशियो मिल रहा था वो बढ़ जाएगा, है ना। तो उसकी जांच चल रही है अभी। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत ऊंचे ऊंचे टरबाइन देखें आप लोग, ठीक है। कौन के लिए? कार्बन तथा GHC, GHC की फुल फॉर्म तो पता ही होगा सबको, क्या होती है GHC, जैसे CNG है, PNG है, GHC क्या होती है, कौन बताएगा? ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बनिक गैसेस, देखा नहीं? ग्रीन हाउस गैसेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में GHG बोलते हैं। कार्बन तथा GHG के उत्सर्जन में कई राष्ट्रों ने दो 2050 तक अपने निबल गैस उत्सर्जन को शून्य तक लाने की घोषणा की है। साथ ही कुछ ने 2060 और 70 तक शून्य तक लाने की घोषणा की है। तो इस तरीके से लिखने के बाद 2050 लिखेंगे, इसके नीचे एरो लगा के इस तरीके से उन देशों के नाम लिख लेंगे। 2060 का लिखेंगे, इसके नीचे भी नाम लिख लेंगे कौन कौन से देश हैं। 2070 वाले में भी नाम लिख लेंगे। 2050 तक में कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अपना इमिशन यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं वो शून्य पर लाने की घोषणा की है, यानी कि वो ऐसी एनर्जी का यूज करेंगे जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तो वो कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत जो आने वाले देश हैं, यूनियन, ब्राजील, फ्रांस, सर ये 2050 वाले हैं। हाँ 2050 वाले, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, अच्छा जर्मनी हटा देना जल्दी है, इटली, जापान,
यूके यूएसए, यूके यूएसए, यूके की फुल फॉर्म पता है? यूनाइटेड किंगडम। ये वो देश है ये 2050 तक अपना स्तर कितने पर ले जाओगे? शून्य पर। लेकिन इनमें एक और देश इनसे सबसे आगे है, वो है जर्मनी। उसने 2045 तक शून्य तक घोषणा कर दी है, शून्य तक आने का। उसको अलग से लिखते हैं 2045 तक जर्मनी अपना इमिशन शून्य करेगा। ठीक है। दो 2060 वाले में लिख लें चाइना, इंडोनेशिया तथा अरब। ठीक है। 2070 वाले में कौन है? भारत। 2070 में हम पहुंचेंगे। 2060 में है चाइना यानी कि चीन, इंडोनेशिया और अरब। जो उस समय कह रहे थे 70 है, तो वो ये वाला है पीछे, 70 वाला लक्ष्य ये है। नेक्स्ट लाइन चलते एक नया हेडिंग लिखे, भारत की जलवायु संबंधी कार्यवाही की प्रगति। ये डेटा जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये जो आपका अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था, उस इकोनॉमिक सर्वे यानी 2023 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें जो बातें भारत सरकार ने कही हैं, ये वहाँ के डेटा हैं। आपके किसी भी एग्जाम में जो ऑफिशियली आता है सवाल, वो इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछा जाता है, तो हमेशा उसका ही डेटा पूछ सकते हैं। हो सकता है आज ये बदल गया हो, लेकिन बदला हुआ भी हम यूज नहीं करेंगे एग्जाम में जब तक कि अगला इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट देखें, भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाई पर प्रगति रिपोर्ट। अब इसमें पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, राष्ट्रीय सौर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन कैसे लगा के लिखें? इसमें 61.62 गीगा वाट की सौर क्षमता को, गीगावाट की सौर क्षमता को स्थापित किया जा चुका है। कब तक? जनवरी 2023 तक। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, उन्नत ऊर्जा क्षमता के लिए राष्ट्रीय मिशन में 6.63 मिलियन टन तेल के ऊर्जा की बचत की गई है। 6.63 मिलियन टन तेल की बराबर ऊर्जा बचत की गई है। अगला पॉइंट लिखेंगे, सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन। सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन, इसमें 2 पॉइंट लिखे जाएंगे। पहला पॉइंट इसका 731 किलोमीटर
मेट्रो का रेल नेटवर्क चालू अवस्था में है। मेट्रो इमिशन बचा रही है नहीं बचा रही है? बचा रही है नहीं? कैसे? मेट्रो कैसे इमिशन बचा रही है? कोल नहीं हो रहा है। कोयला यूज नहीं कर रहे हैं, है ना? मेट्रो क्यों चलाई गई है? इसलिए कि कोयला की जगह व्यवस्था चलाएं। मेट्रो इसलिए चलाई गई है कि जो लोग बाग अपने घरों से बाइक और 4 व्हीलर लेके डेली निकलते हैं, उनके वाहनों से जो धुआं निकलता है, उससे जो इमिशन होता है, नुकसान होता है, वो ना हो, इसलिए मेट्रो चलाई गई है। तो जब दिल्ली का औसत एक दिन में 1 से 1.5 लाख लोगों का है चलने का, तो जो ज़्यादा हो गया होगा, आपको मुझे पता नहीं रिसेंटली क्या, इतने लोग अगर बाइक लेकर जाते तो कितना उत्सर्जन होता नहीं होता? अब वो लोग सब किससे आ रहे हैं? मेट्रो से, जो क्या कर रही है? 0 उत्सर्जन कर रही है। तो इतना हमने पर्यावरण को बचाया है कि 720 किलोमीटर की जो रेल नेटवर्क हमने मेट्रो का स्थापित किया, उससे हमने बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होने से रोका है। ठीक है? कौन? यूपी की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा, सबके पास तो बाइक है। और क्या कोई जाती है? अब या तो देखो, सबसे बढ़िया रास्ता क्या है, हर एक जनपद में उसकी 20 से 15 किलोमीटर ही ले लो, 15 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में मेट्रो की व्यवस्था होनी चाहिए हर जनपद में। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो कार्बन का उत्सर्जन अपने आप रुक जाएगा। रुकेगा नहीं रुकेगा? भाई यहाँ से हमको बिलग्राम जाना है, यहाँ से शाहबाद जाना है, यहाँ से कडियावा जाना है, सब जगह मेट्रो की फैसिलिटी हो तो लोग बड़ आराम से जाएंगे भी, उनका समय भी बचेगा, और यहाँ तक कि मानव की क्षति भी रुकेगी, यानी कि एक्सीडेंट भी रुकेंगे जो होने वाले एक्सीडेंट है। तो बहुत फायदा, लेकिन करेगा कौन? समय भी बचता है, समय भी बचता है, समय भी बचता है, जान भी बचती है, पैसा भी बचता है, और पर्यावरण भी बचता है। एक साथ बहुत सारी चीजें बचती हैं। अरे अगला पॉइंट इसी में लिखिए, दूसरा पॉइंट इसका सतत पर्यावरण वाले का 62.79 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय तथा 6.21 लाख सामुदायिक एवं 6.21 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब मेन वाले पॉइंट में आ जाइए। मेन वाले पॉइंट में हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसमें लिखे डैश लगा के 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य, वनीकरण करने का लक्ष्य। 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण करने का लक्ष्य। अगला लिखें, राष्ट्रीय जल मिशन, गैस लगा के जल शक्ति अभियान के लिए कैच द रेन।
ये 2022 तक इसका लक्ष्य था। कैच कर रहे हैं का मतलब समझ रहे हैं? जैसा पानी होता है तो पानी को कैच कर लो, पकड़ लो, स्टोर करना है। वर्षा का जो पानी है उसको स्टोर करके रखना है। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन के लिए भारत में 12 उत्कृष्टता जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं जो उस पर निगरानी का काम करेंगे जलवायु परिवर्तन। एक योजना आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम सुना है सबने? क्या है उसकी विशेषताएं, किसी को कुछ पता है? विशेषताएं पता है? हाँ भाई, कौन सी विशेषता है? इसका आगे का जाता है क्या नाम है? संतोष पाँच विषय को पढ़ाना पाँच विषय हरा तो क्या क्या कुछ रहा है? हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम सुना है? क्या है उसकी कोई विशेषता, कोई बताएगा एक आध? गाँव कस्बों की सड़कों को, कस्बों की या गाँव को? मतलब गाँव है तो गाँव को जोड़ेंगे ना। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ना है ना, चाहे वो राज्य मार्ग हो चाहे राष्ट्रीय मार्ग हो, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन है, जो गांव, जो ग्राम प्लेन एरिया में है, समतल में है, उनकी जनसंख्या जिनकी 500 से अधिक है उनको जोड़ा जाएगा। जो पहाड़ी है और नॉर्थ ईस्ट के हैं उनकी जनसंख्या 250 प्लस होनी चाहिए, तो उन्हीं गांवों को इसमें जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे गांव को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना, लिख लो उसको, हेडिंग डाल लो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लिख लो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसमें ये लिख लो, मैदानी क्षेत्र में 500 जनसंख्या वाले, पहाड़ी क्षेत्र में 200, पहाड़ी और उत्तरी पूर्व में 250 की जनसंख्या वाले ग्रामीण गांव को एकल बारहमासी, एकल बारहमासी का मतलब समझ रहे हैं? सिंगल रोड, कोई डबल नहीं है, यानी कि सिंगल रोड होगी पतली सी, तो 12 यानी कि 12 वो सड़क क्या रहेगी? पक्की रहेगी, टूटी फूटी नहीं होगी। सड़क को मुख्य सड़क के साथ संपर्क व्यवस्था बनाना। यह कार्य 3 चरणों में किया गया है, जिसका तृतीय चरण 10 जुलाई 2019 से शुरू हुआ, जिसमें
जिसमें 1,25,000 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग का निर्माण करना है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन डैश लगा के लिखें, जल जीवन मिशन डैश लगा के लिखें। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा हुई, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण घर तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर 2024 तक 3.60 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय आएगा। परिव्यय मतलब से खर्चा आएगा। परिव्यय परि क्या क्योंकि सब अच्छा करना था इनको, इसलिए उस पर परिव्यय। ठीक है, ये आपका करंट से रिलेटेड मटेरियल था, जिसमें ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी थी। कल आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने रिसेंटली डेटा हैं, डेटा मतलब कौन किसके उत्पादन में कहाँ कितना आगे चल रहा है, इन सब के बारे में बताएंगे, है ना, इंडेक्स बताएंगे उनका, तो इन पर चर्चा करेंगे।